हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग पर्यावरण शिक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टर्म का अध्ययन करेंगे। पर्यावरण शिक्षा से रिलेटेड जो क्लासेस थी हम लोगों ने पहले अध्ययन किया था, इसमें हम लोगों ने 9 क्लासेस अभी तक कर ली है। आज की क्लास जो है 10वीं क्लास है और 10वीं क्लास में हम लोग यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल निर्धारित किए गए हैं उनके बारे में अध्ययन करना है। उसके बाद फिर विश्व के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में जो पर्यावरण से संबंधित हैं उसके बारे में पढ़ना है। फिर कुछ महत्वपूर्ण बैठकें हुई थी जो पर्यावरण से संबंधित है उनके बारे में पढ़ना है। और फिर हम लोगों को इसके बाद देखना है कि यूएन जो एसडीजी एमडीजी है उसके बीच में क्या डिफरेंस है। ये सारी चीजें आज की क्लास में हम लोग को देखना है। और मैंने आप लोग को पहले बताया था कि ये जो पर्यावरण की जो क्लास है ये आपके सभी प्रकार के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज की जो चीजें बताई जा रही हैं ये तो खास करके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जो एसडीजी और एमडीजी हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके अलग अलग एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। और विभिन्न प्रकार के जो कुछ संगठन है पर्यावरण से रिलेटेड, कुछ सम्मेलन हुए हैं, उनसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए आइए आज की क्लास में इन सब चीज़ों को जो है पूर्ण रूप से अध्ययन किया जाए और आपके एग्जाम के लिए इन सबको अच्छे तरीके से प्रिपेयर। चलिए देखते हैं। हाँ देखिए, आज हम लोग को क्या पढ़ना है, एनवायरमेंटल स्टडी, ईवीएस जिसको कहा जाता है। और आज की क्लास में सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है एमडीजी के बारे में और एसडीजी के बारे में, यानी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये दोनों क्या हैं, ये किसके द्वारा लाए गए थे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एमडीजी के बारे में। एमडीजी का फुल फॉर्म होता है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। ये लक्ष्य जो है किसके द्वारा निर्धारित किए गए हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, जिसको हम लोग शॉर्टकट में जानते हैं यूएन के नाम से। यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ये गोल निर्धारित किए गए थे। और इनको निर्धारित करने का क्या कारण था, ये क्यों किए गए थे, सारी चीजों को हम लोग देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, शॉर्टकट में एमडीजी कहा जाता है। तो सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि ये लक्ष्य जो है संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन के द्वारा सन 2000 में तय किए गए थे और इसमें कुल 8 लक्ष्य शामिल किए गए थे। इनका उद्देश्य था सन 2000 से 2015 तक वैश्विक रूप से गरीबी, भूखमरी, अशिक्षा और बीमारियों को कम करना। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य यानी एमडीजी के जो प्रमुख 8 लक्ष्य थे वो देखिए इस प्रकार से थे। पहला था अत्यधिक गरीबी और भूख को मिटाना, यानी पूरे विश्व से अत्यधिक गरीबी और भूखमरी जो है उसको मिटा दिया जाए। दूसरा लक्ष्य रखा गया था सर्वजन शिक्षा सुनिश्चित करना, यानी विश्व के सभी लोगों तक शिक्षा सुनिश्चित करना, सभी लोगों को शिक्षा तक पहुंच प्रदान करना। तीसरा लक्ष्य इसमें था महिलाओं को सशक्त बनाना और लैंगिक समानता की भावना उत्पन्न करना, यानी महिलाओं का विभिन्न क्षेत्रों में सशक्तिकरण करके उनको लैंगिक रूप से जो भेदभाव होता है उसको खत्म करना, उनको लैंगिक समानता के बराबर लाना। फिर उसके बाद बच्चों की मृत्यु दर को घटाना, यानी बाल मृत्यु दर को घटाना था और इसके लिए विभिन्न प्रकार के सुधार किए गए थे, जिससे जो है बाल मृत्यु दर में जो है दर में गिरावट आई थी। उसके बाद फिर देखिए गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार करना, ये भी लक्ष्य निर्धारित किया गया था। उसके बाद देखिए छठवां लक्ष्य था HIV, एड्स, मलेरिया और अन्य बीमारियों से लड़ना, यानी पूरे विश्व में इन 3 खतरनाक बीमारियों से लड़ना और जो देश सक्षम नहीं है उनको सुविधाएं उपलब्ध कराना। उसके बाद देखिए 7वां लक्ष्य है पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना, यानी पर्यावरण संतुलन बनाए रखना, पर्यावरण का ज्यादा नुकसान नहीं करना, पर्यावरण प्रदूषण नहीं फैलाना। तो ये सारी चीजें थी। और लास्ट में 8वां लक्ष्य क्या था, वैश्विक विकास साझेदारी बनाना, यानी पूरे विश्व के देशों का आपस में साझेदारी करके विकास के मार्ग पर अग्रसर होना। तो ये 8 लक्ष्य इस तरीके से यूनाइटेड नेशन के द्वारा निर्धारित किए गए। ठीक है। उसके बाद फिर देखिए 2015 में जब इन लक्ष्यों पर काम कर लिया गया, बहुत सारा अचीवमेंट भी किया गया, बहुत सी चीजें बाकी रह गई, तो फिर यूनाइटेड नेशंस ने इन लक्ष्यों को बढ़ाकर इनकी संख्या 17 कर दी और इसका जो नाम है उसका नाम भी परिवर्तित कर दिया। अब इसका नाम रख दिया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यानी सतत विकास लक्ष्य, शॉर्टकट में एसडीजी।
इसका देखिए परिचय, यह लक्ष्य भी देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा ही शुरू किए गए हैं। इनको 2015 में निर्धारित किया गया था। इसमें कुल 17 लक्ष्य और 169 उप लक्ष्य हैं। कभी कभी तो यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स निर्धारित किए गए उसमें गोल्स की संख्या कितनी है। इनका उद्देश्य है 2030 तक पूरी दुनिया को टिकाऊ, न्यायपूर्ण और समावेशी बनाना। अब देखिए जो सतत विकास लक्ष्य के 17 प्रमुख लक्ष्य हैं वो कौन कौन से हैं। 17 प्रमुख लक्ष्य। सबसे पहला देखिए गरीबी हटाना, ये उसमें भी था, ये बरकरार है। उसके बाद फिर दूसरा देखिए भूख समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा और पोषण सुधार, ये भी देखिए उसमें था। सभी के लिए अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण, ये देखिए उसमें भी था। सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, ये देखिए एमडीजी में भी था। लैंगिक समानता और महिलाओं का सशक्तिकरण, ये भी एमडीजी में था। इसके बाद फिर देखिए सभी के लिए स्वच्छ जल और स्वच्छता। 7वां गोल देखिए सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा। 8वां गोल देखिए सतत आर्थिक वृद्धि और सभ्य रोजगार। फिर उसके बाद देखिए 9वां गोल था औद्योगिकरण, नवाचार और बुनियादी ढांचा को बेहतर बनाना। 10वां लक्ष्य असमानताओं में कमी करना। 11वां लक्ष्य सतत शहर और समुदायों का गठन करना। 12वां लक्ष्य था जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन को बेहतर करना। 13वां लक्ष्य था जलवायु परिवर्तन से निपटना। 14वां लक्ष्य था समुद्री जीवन का संरक्षण करना, समुद्री जीवन को नुकसान से बचाना। फिर उसके बाद फिर देखिए 15वां लक्ष्य था स्थल जीवन में वन, भूमि और जैव विविधता का संरक्षण करना। 16वां लक्ष्य था शांति, न्याय और मजबूत संस्थानों का निर्माण करना। और 17वां लक्ष्य जो है लक्ष्य प्राप्त करने के लिए वैश्विक साझेदारी, यानी इन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरे विश्व को मिलकर साझेदारी करके इसके लिए काम करना। तो ये इस तरह से 17 लक्ष्य निर्धारित किए। अब इनके बीच में देखिए बेसिक जो डिफरेंस है, बहुत ब्रॉड में नहीं, बेसिक डिफरेंस क्या क्या है। तो देखिए विशेषता के आधार पर सबसे पहले लक्ष्यों की संख्या के आधार पर, इसमें लक्ष्यों की संख्या 8 है, इसमें लक्ष्यों की संख्या 17 है। इसको शुरू करने की जो अवधि थी 2000 थी और इसको 2015 तक के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया था, 15 साल के लिए। यहाँ भी देखिए 15 साल का ही लक्ष्य निर्धारित किया गया है 2015 से 2030 तक के लिए। इसके बाद देखिए इसमें जो ध्यान दिया गया था एमडीजी में विकासशील देशों पर दिया गया था, लेकिन एसडीजी में सभी देशों पर ध्यान दिया गया, चाहे वो विकसित हो चाहे विकासशील हो। इसके बाद देखिए इसकी जो प्रकृति थी वो सीमित थी और केंद्रित थी, लेकिन इसकी जो प्रकृति है वो व्यापक और समावेशी। तो इस तरीके से इनके बीच में बेसिक डिफरेंस है। इसके बाद फिर देखिए पूरे विश्व में मनाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण दिवस हैं, जिसके बारे में देखिए हम लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे प्रसिद्ध देखिए अभी हाल फिलहाल में ही 5 जून बीता है और इस दिन को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में पूरे विश्व में मनाया जाता है। उसके बाद फिर देखिए 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है, अर्थ डे के रूप में। फिर 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है और 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस तरह से देखिए पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण दिवस है। ठीक है, अब देखिए हम लोग देख लेते हैं कि प्रमुख पर्यावरण सम्मेलन, कार्यक्रम और उनका महत्व। तो एक एक करके इनके बारे में देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं स्टॉकहोम सम्मेलन। ये देखिए 1972 ईस्वी में हुआ था और ये स्वीडन के स्टॉकहोम नामक शहर में हुआ था। यह देखिए पहला वैश्विक पर्यावरण सम्मेलन था। यूएनईपी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना इसी सम्मेलन में की गई थी। यूएनईपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए ब्रुटलैंड रिपोर्ट जो है ये एक सम्मेलन हुआ था 1987 ईस्वी में, ये ब्रुटलैंड में ही हुआ था। इसका देखिए प्रमुख उद्देश्य था सतत विकास शब्द को परिभाषित करना, यानी सतत विकास होता क्या है इसमें परिभाषित किया गया था इसको। इसके बाद फिर देखिए 1992 ईस्वी में रियो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। ये देखिए ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ था और यह देखिए किस चीज से रिलेटेड था, जलवायु परिवर्तन से, जैव विविधता से, वनों और सतत विकास पर वैश्विक समझौते से संबंधित था। इसमें देखिए एजेंडा 21 निर्धारित किया गया था और ये एजेंडा 21 21वीं शताब्दी के लिए महत्वपूर्ण एजेंडे के रूप में स्थापित किया गया था।
ठीक है। इसके बाद फिर देखिए क्योटो प्रोटोकॉल जो है शुरू किया गया था, ये 1997 ईस्वी में था। ये जापान के क्योटो शहर में हुआ था। इसमें देखिए विकसित देशों के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने का कानूनी समझौते के रूप में जाना जाता है। यानी ये ग्रीन हाउस गैसों की जो है उत्सर्जन को कम करने के लिए सम्मेलन किया गया था। इसके बाद फिर देखिए 2002 में जोहानसबर्ग सम्मेलन हुआ था। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड था। ये देखिए दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। इसमें MDG के साथ सतत विकास पर पुनः बल देने की बात की गई थी। इसके बाद फिर देखिए कोपेनहेगन सम्मेलन हुआ था, जिसको COP15 के नाम से भी जाना जाता है। ये 2009 में हुआ था, डेनमार्क में हुआ था। इसका उद्देश्य देखिए जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक वार्ता, लेकिन कोई बाध्यकारी समझौता नहीं था। इसके बाद फिर देखिए रियो 20 सम्मेलन हुआ था 2012 में, ये ब्राजील में हुआ था। और इसका मुख्य जो लक्ष्य था द फ्यूचर वी वांट दस्तावेज, हरित अर्थव्यवस्था और SDG का प्रारंभिक खाका तैयार करना था। इसके बाद देखिए पेरिस समझौता हुआ था 2015 में, इसको COP21 के नाम से जाना जाता है। ये फ्रांस में हुआ था। इसमें देखिए वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित करने हेतु ऐतिहासिक जलवायु समझौता हुआ था। यानी इसमें कहा गया था कि जो वैश्विक तापमान है उसको 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम किया जाए। इसके बाद फिर देखिए 2016 में हुआ था किगाली समझौता, और ये अफ्रीका देश रवांडा में हुआ था। इसमें देखिए हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जैसे ग्रीन हाउस गैसों को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने के लिए सम्मेलन हुआ था। यानी इन गैसों को समाप्त करने से ग्रीन हाउस गैसों के क्षरण में कमी आएगी। इसके बाद फिर देखिए ग्लासगो सम्मेलन हुआ था, जिसको COP26 के नाम से जाना जाता है। ये 2021 में हुआ था, यूनाइटेड नेशन यानी UK में हुआ था। इसमें देखिए नेट जीरो लक्ष्य, कार्बन क्रेडिट पर जोर और वित्तीय सहायता पर चर्चा की गई थी। इसके बाद फिर देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 1987 ईस्वी में। ये कनाडा के मॉन्ट्रियल नामक शहर में हुआ था। ये सम्मेलन देखिए ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने के लिए हुआ था। देखिए ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और ऊपर जो अभी हम लोगों ने देखा क्योटो प्रोटोकॉल, इससे संबंधित क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है, ये जो सम्मेलन है ये किससे रिलेटेड है, तो इसको आपको ध्यान रखना है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत से क्षरण से रिलेटेड है, और जो क्योटो है वो ग्रीन हाउस गैसों के। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए कुछ और भी जलवायु परिवर्तन पर प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। वो देखिए पर्यावरण से संबंधित है, ये जलवायु परिवर्तन पर संबंधित है। इसमें देखिए UNFCCC संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा सम्मेलन 1992 में, ये रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था। इसमें देखिए वैश्विक जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु ढांचा तैयार किया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में अभी हम लोगों ने देखा कि 1997 क्योटो जापान में हुआ था। ये विकसित देशों के लिए ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य लक्ष्य इसमें निर्धारित किए गए थे। उसके बाद फिर देखिए ये पेरिस समझौता 2015 में फ्रांस में हुआ था। वैश्विक तापमान को 2 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे और प्रयास 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित करने का लक्ष्य रखा गया था। उसके बाद फिर देखिए ग्लासगो अभी हम लोगों ने देखा 2021 में हुआ था। ये यूनाइटेड नेशन के UK के स्कॉटलैंड में हुआ था। इसमें नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य, कोयले का उपयोग कम करने का संकल्प रखा गया था। फिर उसके बाद देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कनाडा में हुआ था, इसमें ओजोन परत की रक्षा हेतु क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जैसे रसायनों को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने के लिए किया गया था। किगाली संशोधन जो हुआ था 2016 में रवांडा में, ये ग्रीन हाउस गैस को चरणबद्ध रूप से हटाने का निर्णय लिया गया था HFC को। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए कोपेनहेगन सम्मेलन 2009 डेनमार्क में हुआ था। इसमें तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित करने की बात हुई, लेकिन यह समझौता बाध्यकारी नहीं हुआ। फिर उसके बाद ये देखिए दुबई सम्मेलन हुआ था 2023 में संयुक्त अरब अमीरात में। इसमें वैश्विक स्टॉक टेक, कार्बन बाजार नियम, नुकसान और क्षति कोष पर चर्चा की गई थी। ठीक है, अब देखिए पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं और उनका कार्य जो है। इसमें देखिए IPCC जो है इंटरो गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये देखिए जलवायु परिवर्तन पर वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है। उसके बाद फिर देखिए UNEP है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, ये वैश्विक पर्यावरण नीति निर्धारित करता है और उसमें समन्वय स्थापित करता है। उसके बाद फिर देखिए ग्रीन क्लाइमेट फंड है, ये विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से लड़ने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ठीक है,
इनसे रिलेटेड देखिए कुछ और उपयोगी तथ्य है, जैसे कॉप का पूरा नाम क्या होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। भारत क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौते दोनों का हस्ताक्षर करता है। पेरिस समझौता बाध्यकारी नहीं है, यह स्वैच्छिक लक्ष्यों पर आधारित है। ठीक, उसके बाद फिर देखिए अंतरराष्ट्रीय कुछ पर्यावरण संगठन हैं और कुछ समितियां हैं। ये संगठन कब स्थापित किए गए थे, इनके क्या क्या कार्य है, तो इसमें से देखिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि यूएनईपी की स्थापना 1972 में हुई थी। इसका फुल फॉर्म अभी हम लोगों ने देखा, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसका हेडक्वार्टर देखिए केनिया के नैरोबी शहर में है। ठीक है, ये देखिए क्या करता है, ये वैश्विक पर्यावरणीय गतिविधियों का समन्वय और पर्यावरण नीति निर्धारण करने वाली महत्वपूर्ण संस्था है और ये इसके लिए कार्य करती है। उसके बाद फिर देखिए दूसरा है आईपीसीसी यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इसका हेडक्वार्टर देखिए स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। इसकी स्थापना 1988 में इसमें हुई थी। यह जलवायु परिवर्तन पर वैज्ञानिक अध्ययन और नीति सलाह देने का कार्य करता है। उसके बाद फिर देखिए तीसरा संगठन है IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इसका हेडक्वार्टर देखिए जो है स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में है। इसकी स्थापना 1948 ईस्वी में हुई थी। ये देखिए जैव विविधता की रक्षा और संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची जारी करता है। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए WWF है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। इसका भी हेडक्वार्टर देखिए स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है। इसकी स्थापना 1961 ईस्वी में हुई थी। यह जैव विविधता के संरक्षण और मानव तथा प्रकृति के बीच संतुलन से संबंधित कार्य करता है। इसके बाद फिर देखिए अगला संस्थान है ग्रीन पीस इंटरनेशनल। इसका हेडक्वार्टर देखिए नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में है। इसकी स्थापना 1971 ईस्वी में हुई थी। यह पर्यावरणीय समस्याओं के विरुद्ध वैश्विक अभियान के रूप में स्थापित है और उसके लिए कार्य करता है। फिर उसके बाद देखिए FAO है यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर देखिए इटली के रोम शहर में है। इसकी स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी। यह देखिए प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग, वनों और भूमि प्रबंधन से संबंधित कार्य करता है। इसके बाद फिर देखिए अगला है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO, इसको शॉर्टकट में कहा जाता है यानी विश्व मौसम विज्ञान संस्थान। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर देखिए जेनेवा में है स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना 1950 ईस्वी में हुई थी। ये पूरे विश्व में मौसम, जलवायु और जल संसाधनों पर वैश्विक निगरानी का कार्य करता है। ठीक है, अब देखिए इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं, वो देख लेते हैं हम लोग। देखिए IUCN के द्वारा रेड लिस्ट जारी की जाती है जो दुनिया की संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची प्रदान करता है। UNEP ने विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत 5 जून 1972 से की है। IPCC को 2007 में नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया था। यानी इन संस्थानों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, वो हम लोग इसको देख रहे हैं। आप देखिए भारत में भी पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कुछ संगठन और समितियां हैं जो कब स्थापित हुई थी, इनका क्या कार्य है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो पहले देखिए सबसे पहले है कि भारत में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जिसको शॉर्टकट में देखिए MOEFCC के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 1985 ईस्वी में की गई थी। ये देखिए पर्यावरण के संरक्षण, वन नीति, वन्य जीव अधिनियम के संचालन का कार्य करता है। यानी पूरे भारत में पर्यावरण संरक्षण, वन नीति और वन्य जीव अधिनियम के संबंधित जो कार्य किए जाते हैं इसी के द्वारा किए जाते हैं। उसके बाद फिर देखिए दूसरा संस्थान है CPCB सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी केंद्रीय पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। इसका हेडक्वार्टर देखिए न्यू दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1974 ईस्वी में हुई थी। यह अपने देश में देखिए पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित जैसे वायु, जल और भूमि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु मानक और निगरानी का संबंधित कार्य करता है। उसके बाद फिर देखिए फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FSI है। इसका हेडक्वार्टर देखिए देहरादून में है। इसकी स्थापना 1981 ईस्वी में हुई थी। यह अपने देश में वनों की स्थिति का सर्वेक्षण करता है और उससे संबंधित रिपोर्ट जारी करता है। उसके बाद फिर देखिए अगला संस्थान है BNHS बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। इसका हेडक्वार्टर देखिए मुंबई में है। इसकी स्थापना 1883 ईस्वी में हुई थी। यह जैव विविधता अनुसंधान और संरक्षण से संबंधित कार्य करता है। उसके बाद फिर देखिए अगला संस्थान है नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी, जिसको शॉर्टकट में NBA के नाम से जाना जाता है। इसका हेडक्वार्टर देखिए चेन्नई में है।
इसकी स्थापना 2003 ईस्वी में की गई थी। यह अपने देश में जैव विविधता अधिनियम 2002 का कार्यान्वयन करने वाला संस्थान है। इसके बाद फिर देखिए अगला है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्टकट में WII कहा जाता है। इसका हेडक्वार्टर भी देहरादून में है। इसकी स्थापना देखिए 1982 ईस्वी में हुई थी। यह अपने देश में वन्य जीव अनुसंधान और प्रशिक्षण से संबंधित कार्य करता है। इसके बाद फिर देखिए अगला संस्थान है गंगा रिजुविनेशन प्रोग्राम, नेशनल गंगा काउंसिल। इसका हेडक्वार्टर देखिए नोएडा में। ये गंगा नदी की स्वच्छता से संबंधित संस्थान था और इसकी स्थापना 2016 में की गई थी। यह गंगा नदी के संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए कार्यक्रम तैयार करने के लिए बनाया गया। ठीक है। अब देखिए इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण समितियां थी जो भारत सरकार के द्वारा स्थापित की गई थी और ये समितियां पर्यावरण से रिलेटेड थी। पहली समिति देखिए थी TN खुसरो समिति, 1994 ईस्वी में बनी थी। ये समिति पर्यावरणीय विकास योजनाओं की समीक्षा करने के उद्देश्य से बनाई गई थी। उसके बाद फिर देखिए MS स्वामीनाथन समिति का गठन किया गया था। यह समिति पर्यावरण, कृषि नीति और जैव विविधता संरक्षण से संबंधित कार्य के लिए गठित की गई थी। उसके बाद फिर देखिए गोदावर्मन मामला समिति 1995 में थी। ये अपने देश में वनों की परिभाषा और संरक्षण पर ऐतिहासिक न्यायिक फैसले से संबंधित। ठीक है। तो इस तरीके से ये जो महत्वपूर्ण समितियां थी, महत्वपूर्ण संगठन थे, जो कुछ वैश्विक हैं, कुछ भारतीय हैं, ये कब स्थापित किए गए थे, इनका स्थापना का क्या उद्देश्य था, ये क्या कार्य करते हैं और इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी। उसके बाद हम लोगों ने देखा MDG और SDG में क्या डिफरेंस होता है। इतनी सारी बातें आज की क्लास में हम लोगों ने देखी। इसके बाद की क्लास में हम लोग देखेंगे कि IUCN के द्वारा जो रेड लिस्ट जारी की गई है, उस रेड लिस्ट में कौन कौन से जीव जंतुओं को शामिल किया गया। तो देखिए उसको हम लोग एक बार ऐसे देख लेते हैं। IUCN के द्वारा जो रेड लिस्ट जारी की गई है दुनिया के प्रमुख प्रजातियों की, वो देखिए कौन कौन से हैं। देखिए इसको कई कैटेगरी में जारी किया जाता है। जैसे देखिए शॉर्टकट में लिखा जाता है इसके बगल में EX का मतलब होता है एक्सटिंक्ट, इसका अर्थ होता है विलुप्त। ऐसे प्राणी में देखिए डोडो पक्षी है, चीता है जो भारत में पाया जाता है, ये क्या है, विलुप्त श्रेणी में डाल दिए गए हैं। उसके बाद देखिए अगली श्रेणी जो है EW, इसका मतलब होता है एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, यानी इसका अर्थ होता है कि जंगल में विलुप्त, केवल कैद में मौजूद, यानी ये जंगलों में विलुप्त हो गए, इनको कहीं जहाँ कैद रखा गया है वहां पर दिखते हैं। उसमें देखिए है स्कीमीटर हॉर्न ऑरिक्स। उसके बाद फिर देखिए अगली जो कैटेगरी है वो CR है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इसका मतलब होता है गंभीर रूप से संकटग्रस्त। इसमें देखिए गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन है और अपने गुजरात के गिर क्षेत्र में पाए जाने वाले जो शेर हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद फिर देखिए अगली कैटेगरी है EN, इंडियन को इंग्लिश में इंडेंजर्ड कहा जाता है और इसका अर्थ होता है संकटग्रस्त। इसमें देखिए बाघ, लाल पांडा आते हैं, यानी ये जो प्रजातियां हैं इस समय संकटग्रस्त स्थिति में है। इसके बाद देखिए अगली कैटेगरी है VU, जिसको वल्नरेबल कहा जाता है, इसका अर्थ होता है असुरक्षित। इसमें देखिए हिमालयन मोनाल, समुद्री कछुए आते हैं जो असुरक्षित स्थिति में इस समय पूरे विश्व में है। इसके बाद फिर देखिए अगला है एंटी नियर थ्रेटेंड, यानी संकट के निकट। इसमें देखिए एशियाई हाथी जो है संकट के निकट हैं, अगर इनको पर ध्यान नहीं दिया गया तो धीरे धीरे इनकी भी प्रजाति जो है खत्म होगी, संख्या कम होती जाएगी। फिर अगला है देखिए LC यानी लिस्ट कंसर्न, यानी न्यूनतम चिंता वाले, जैसे कौवा, कबूतर, घरेलू बिल्ली, इनके ऊपर अभी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, इनकी संख्या पर्याप्त है। उसके बाद देखिए अगली कैटेगरी होती है DD यानी डाटा डेफिसिट, ऐसे प्राणी जिनके बारे में अपर्याप्त डाटा नहीं है, जैसे कुछ समुद्री जीव जिनके बारे में अभी लोगों को उतनी जानकारी नहीं हो पाई है। उसके बाद एक और कैटेगरी है NE, जिसको नॉट इवेल्युएटेड कहा जाता है, यानी इनका मूल्यांकन नहीं किया गया है। इसमें देखिए कई छोटे कीट और जीव आते हैं जिनका मूल्यांकन अभी तक नहीं किया गया है, इनकी संख्या बहुत ज्यादा। ठीक है। अब देखिए IUCN से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इसको भी देख लेते हैं। जैसे देखिए IUCN की स्थापना 1948 में हुई थी। इसका मुख्यालय देखिए ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। इसके द्वारा देखिए रेड लिस्ट का जो प्रकाशन है वो 1964 ईस्वी से प्रारंभ किया गया है और रेड लिस्ट को जारी करने का उद्देश्य होता है कि पूरे विश्व की जैव विविधता की रक्षा करना और विलुप्ति की ओर बढ़ रही प्रजातियों की जानकारी विश्व में सभी लोगों को प्रदान करना, जिससे ये इन प्रजातियों का ख्याल रखें, जिससे इन प्रजातियों को लुप्त होने से बचाया जा सके। ठीक है। ये सारे काम थे IUCN।
उसके बाद फिर देखिए भारत में जो कुछ संकटग्रस्त प्रजातियां हैं उनको हम लोग देख लेते हैं कि वो किस प्रकार से हैं। देखिए भारत में संकटग्रस्त प्रमुख प्रजातियां IUCN के अनुसार, तो देखिए एक तरफ प्रजाति एक तरफ श्रेणी। तो भारत में देखिए जो बंगाल टाइगर हैं वो इंडेंजर्ड श्रेणी में शामिल किए गए हैं। उसी प्रकार देखिए एशियाई हाथी है, यह भी इंडेंजर्ड में शामिल किया गया है। गंगा नदी डॉल्फिन ये भी इंडेंजर्ड में शामिल की गई है। हिम तेंदुआ ये देखिए वल्नरेबल में शामिल किया गया है। लाल पांडा ये इंडेंजर्ड में शामिल किया गया है। भारतीय गिद्ध ये देखिए क्रिटिकली इंडेंजर्ड यानी CR में शामिल किए गए हैं। उसी प्रकार देखिए कश्मीरी लाल हिरण जिसको हंगुल कहा जाता है यह भी देखिए क्रिटिकली इंडेंजर्ड में शामिल किया गया है। और उसके बाद अगला जो है वन्य भैंसा वाइल्ड बुफेलो ये भी इंडेंजर्ड में शामिल, यानी इस प्रकार से इतने जो जीव जंतु हैं ये भारत में भी IUCN के द्वारा निर्धारित की गई रेड लिस्ट में शामिल है। इन प्राणियों को, इन जीव जंतुओं को बचाना बहुत जरूरी है, इनका संरक्षण करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आज की क्लास में देखिए हम लोगों को बस इतनी ही चीजों का अध्ययन करना था। इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि भारत में महत्वपूर्ण रामसर स्थल कौन से हैं, नेशनल पार्क कौन से हैं, जैव विविधता से संबंधित महत्वपूर्ण स्थान कौन कौन से हैं, फिर उसके बाद हेरिटेज साइट क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आई हैं। और आज की क्लास में जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनके लिहाज से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, खास करके नेट के एग्जाम में और कुछ पर्यावरण से संबंधित जो और परीक्षाएं होते हैं जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके लिहाज से भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोगों ने मेरी इस क्लास में इतनी देर तक अपने आप को बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।